अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर के हवाले से, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब यूएई के साथ ताल्लुकात यानी कि बायलैटरल रिलेशन, सोशो इकोनॉमिक रिलेशन और ख़ासकर हमारे जो इकोनॉमिक हम कह सकते हैं ना B2B रिलेशंस, उसके लिए काफ़ी हद तक उस ताल्लुकात पे ज़ोर दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये ताल्लुकात काफ़ी मुस्तहकम हो और आने वाले दिनों में यूएई के साथ ख़ासकर हम कह सकते हैं ना GCC कंट्रीज़ की जब बात होती है तो हमारे लिए ऑलरेडी एक काफ़ी हद तक मिडिल ईस्ट में जो है वो एक एवेन्यूज खुल जाते हैं फूड सिक्योरिटी के अंदर, खासकर हम बात करें आईटी सेक्टर के अंदर, तो देयर आर लॉट ऑफ पोटेंशियल। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पर जोर दिया है कि यकीनन इन पोटेंशियल को यूटिलाइज किया जाए और साथ साथ आने वाले दिनों में कुछ ऐसे अग्रीमेंट्स जो कि अभी हमें काफ़ी एमओयू साइन होते हुए दिखाई दिए हैं, इसके बाद इसको अग्रीमेंट और फॉरन इंप्लीमेंटेशन की तरफ लाया जाए। इसके हवाले से आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान एंड यूएई बायलैटरल रिलेशन कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं और आने वाले वक्त में कितना ज़्यादा हमारी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने वाली है। अनदर न्यूज़ जो आपसे बताना ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, वो ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई है एक कंपनी की, स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी की, जिसका नाम है गैलेक्सी स्पेस, जिसके चेयरमैन गैलेक्सीज हम कह सकते हैं स्पेस जोनिंग की क़यादत में मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब से। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो एरो स्पेस हम कह सकते हैं जो एक टेक्नोलॉजी है, इसको कितना ज़्यादा हम उसके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आने वाले दिनों में कितना ज़्यादा इसके ऊपर काम हो सकता है। और हम ये देख रहे हैं कि कितना इम्पॉर्टेंस इसलिए भी रखता है कि हमारे लिए भी एक स्पेस के अंदर यानी कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र ज़रूरी है। इसके हवाले से आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, साथ साथ हम फाइनेंस मिनिस्टर साहब के हवाले से बात करेंगे। हम देख रहे हैं MD IMF से मुलाकात हुई है, वेरी ऑप्टिमिज्म हम कह सकते हैं कि क्रिएटेड होता हुआ दिखाई दिया, यानी कि इस मुलाकात में इस्लाहात जारी रखने यानी कि रिफॉर्म्स जारी रखने पे जोर दिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये मुलाकात जो है वो आने वाले प्रोग्राम यानी कि जो पूरा हमारा जो प्रोग्राम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो हो रहा है 37 मंथ्स का प्रोग्राम, इसके अंदर जो एक हम कह सकते हैं ना कोई हिकअप्स आ रहे हैं या क्या जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी बिल्कुल स्मूथ चलें, तो ये मज़ीद स्मूथनेस की तरफ आएंगी। इसके हवाले से आज भी बात करेंगे। और हम देख रहे हैं क्लाइमेट के हवाले से पाकिस्तान ने ये जो मौसमियाती तब्दीली को ज़्यादा अहमियत देनी है, IMF का ये क्लीशे भी है, एक रूल ऑफ थंब है और इसको पाकिस्तान ने ऑफ कोर्स वेलकम किया है। पाकिस्तान ने कहा है हम क्लाइमेटिक जो चेंजेस होंगे इसके ऊपर यकीनन हम भी काम करेंगे और इसके ऊपर जो फंड्स होते हैं या चीज़ें होती हैं उनकी शराइत जो होती हैं वो सारी जो है वो अप्रूव भी की, तस्लीम भी की। आज इसके हवाले से ही बात करेंगे। और हम बात करेंगे इक्तिसादी उमूर डिवीज़न के हवाले से, जो कि गैर मुल्की इमदाद और कर्ज़ों की रिपोर्ट जारी कर चुका है। क्या क्या रिपोर्ट में होगा आज, इसके जो हम कह सकते हैं फर्दर डायसेक्शन की तरफ जाएंगे और हम देखेंगे कि इकॉनमी के अंदर मज़ीद जो चेंजेस आ रही हैं, मज़ीद जो एक हम कह सकते हैं ना स्टेबिलिटी आ रही है और पॉलिसीज़ आ रही है, बजट आ रहा है, कुछ नए जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं वो क्या क्या होंगे। तो आज हम इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। वी हैव एयर गेस्ट इन द स्टूडियो एज वेल एंड इन कराची स्टूडियो एज वेल, उनको खुशामदीद भी कहेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ये शोबा सनती पैदावार, बरामदात और रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। मुल्की बरामदात का बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल मसनूआत पर मुश्तमिल है, जो सालाना अरबों डॉलर का ज़र मुबादला फ्राहम करता है। टेक्सटाइल सेक्टर लाखों अफराद को बरह रास्त ये बिलवास्ता रोजगार फ्राहम करता है। कपास की मकामी पैदावार इस सनत को सस्ते खाम माल की सहूलत देती है। मौजूदा हुकूमत की मौसर और मुस्बत पॉलिसियों से पाकिस्तानी टेक्सटाइल सेक्टर ने एक और संग मील अबूर किया है। रवा माली साल के पहले 9 माह के दौरान टेक्सटाइल बरामदात 9.38% इजाफे के साथ 13.613 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। इस कदर नुमाया कारकर्दगी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री और निजी शोबे की तारीफ करते हुए कहा है कि सिर्फ मार्च 2025 में बरामदात में 6.27% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो कि न सिर्फ हुकूमती माशी पॉलिसियों की दुरुस्त समत का सबूत है बल्कि पाकिस्तानी मईशत की मजबूती और आलमी मंडियों में मसनूआत की मांग में इजाफे का भी मजर है। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत मुल्की बरामदात को मुस्तहकम बुनियादों पर उस्तवार करने के लिए न सिर्फ पॉलिसी साजी कर रही है बल्कि कारोबारी बरादरी के लिए साजगार माहौल फराहम करने के लिए भी पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम दिन रात इस कोशिश में है कि पाकिस्तान को इक्तिसादी तरक्की की राह पर गामजन रखा जा सके ताकि रोजगार, सरमायाकारी और बरामदात तीनों में तवाज़ुन के साथ इजाफा हो।
जी वेलकम बैक। हम देख रहे हैं ये रिपोर्ट, खासकर इसमें तमाम जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो उजागर किए गए हैं। तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियो। खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अम्मारा शाहरुख साहिबा। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। और हमारे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद हैं ओवर कॉल सैयद खालिद फातमी साहब, आप भी एक्सपर्ट हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। और मैं प्रोग्राम का आगाज़ अम्मारा से ही करूँगी। अम्मारा, क्या कहेंगी? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान एंड यूएई रिलेशनशिप के हवाले से, और ख़ासकर जो इकॉनमी के फंडामेंटल्स हैं। इकॉनमी आप देख रही हैं डे बाय डे स्टेबिलिटी देखी जा रही है, डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं और न्यू इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं। तो क्या कहेंगी आप खासकर पाकिस्तान एंड यूएई रिलेशनशिप के हवाले से? Thank you, Natasha, for having me on the show. And I would like to say definitely गवर्नमेंट इस बारे में अब बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रही है, और हमने इस एक साल में बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस फील किए हैं और डेवलपमेंट की तरफ हमने बहुत से इनिशिएटिव नोटिस किए हैं। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में अब होने जा रही है, और अभी जो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट के बारे में ओवरसीज़ कन्वेंशन हुआ है जस्ट कपल ऑफ डेज बैक, प्राइम मिनिस्टर ने ओवरसीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया है कि वो नेशनल इकोनॉमी के ऊपर थोड़ा फोकस करें, और काफ़ी ज़्यादा उसमें रेवेन्यू देखने को भी मिला है, और बहुत बड़ी अमाउंट आई है लास्ट टू मंथ्स में राइट, ओवरसीज़ की तरफ से। बिल्कुल सही फरमाया हमारा आपने। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखी जा रही है और इनिशिएटिव्स डे बाय डे इसलिए भी स्ट्रांग हो रहे हैं क्योंकि पॉलिसी मेकर्स चाहते हैं कि बिजनेस पॉलिसीज़ अलाइन हो जाए। मैं खालिद फातमी साहब से पूछना चाहूँगी, फातमी साहब, पाकिस्तान एंड यूएई रिलेशनशिप को प्लीज़ डिस्क्राइब करें कि कैसा लग रहा है ये इक़्तिसादी ताल्लुक। ख़ासकर हम बात कर रहे हैं आने वाले दिनों में जो हमारे इकोनॉमिक रिलेशनशिप हैं उसको भी स्ट्रॉन्ग किया जाए। और अभी आप ये देख रहे हैं कुछ MOUs भी साइन हुए हैं, उनके नायब वज़ीर आज़म जो है वो तशरीफ़ लेकर आए, और काफ़ी हमारे जो नायब वज़ीर आज़म हैं उनसे भी मुलाकातें हुई, और जो एक बाहमी दिलचस्पी है उसको काफ़ी फ़रोग़ मिला। इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में बुलाने का शुक्रिया। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। सबसे पहली जो अहम बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जो चंद हमारे करीब तरीन दोस्त हैं उनमें यूएई है, अरब सऊदी अरब है और चीन है, तो इस लिहाज से इनसे प्लस ये कि मज़हब के हवाले से बिरादराना ताल्लुकात हैं जो कोई दहाइयों पे में, यानी हर बुरे और अच्छे वक्त में यूएई जो है हमारे साथ खड़ा हुआ है, चाहे कोई सा। खास तौर पे मुआशी मैदान में उसकी हमेशा ख्वाहिश ये होती है कि हम अपने पैरों पे खड़े हो सके, और वो हर तरह से न सिर्फ एक ताबून करते हैं बल्कि मदद भी करते हैं। ये जो अभी उनका दौरा है नायब वजीर आजम का, शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान, तो ये अबू धाबी के शेख के साहबजादे हैं और ये नायब वजीर आजम, इनका दौरा बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो शादी कल ही की बात है जब उनकी मुलाकात हुई हमारे वजीर आजम से, तो उसमें न सिर्फ ये कि नॉर्मल बात बल्कि मुख्तलिफ शोबों में जो पाकिस्तान की मुसलसल हमायत उस पर बात हुई, प्लस ये कि दोनों के दरमियान तिजारत, इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी, उसके तवानाई, एनर्जी और अवामी सतह पर रवाबित के लिए ताबुन बढ़ाने पर जोर दिया गया। ये बहुत खास अवामी सतह पे अल्लाह का शुक्र है हमारी बड़ी अच्छी रेपुटेशन, हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं, और पार्टीशन के वास्ते हम देख रहे हैं कि हमारे उनसे बहुत करीब है। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो है तवानाई पे और सरमायाकारी पे, और हम देख रहे हैं कि वो आ रही है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास इसमें चैलेंजेस है, इलाकाई सूरत हाल, तो उस लिहाज से भी काफी गुफ्तगू की गई। इसके अलावा फिर ये है कि बहुत सारे MOU साइन हुए। अच्छा, खुद जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं वहाँ से, उन्होंने तारीफ की कि जो हमारी कम्युनिटी वहाँ है वो काफी एक्टिव है, और उनके यहाँ ये मेहनत कशों का बड़ा तबका है जो हमारा काम कर रहा है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये बहुत, इसके अलावा भी आपने देखा है कि ये जो वजीर खारजा और नायब वजीर आजम हमारे हैं साहब, इनसे भी इससे पहले ही मुलाकात हो चुकी है, और उसमें बहुत सारी चीजें तय पा गई है। बहुत सारे मुफाहमती याददाश्त पे दस्तखत भी कर दिए गए हैं जिसमें सकाफत के शोबे में ताउन का खास स्पेशली किया गया। तो मैं समझता हूँ ये जो है ना
इसहाक डार साहब से मुलाकात और फातमी साहब ये भी देखें आप कि हर सेक्टर के ऊपर तवज्जो दी जा रही है। खासकर हम ये देख रहे हैं जब प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो उनसे चाइनीज कंपनी यानी कि गैलेक्सी स्पेस ज़ोमिंग की क़यादत में उनको तलब किया गया, उनसे मुलाकात की गई। हमारे जो एक हम कह सकते हैं ना थोड़ा सा एरो स्पेस जो हमारा एक सेक्टर है इसको भी कंट्रोल किया जाएगा। आने वाले दिनों में इसमें बहुत सारी जो है वो हमारे लिए नई राहें खुल सकती हैं। हमारे यंगस्टर्स में बहुत पोटेंशियल है, वो बहुत आगे जा सकते हैं। तो कैसा लग रहा है ये हमारे पास जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है? ये देखिए, ये वक्त की जरूरत थी जो गवर्नमेंट ने सोचा है, और मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तान दुनिया के चंद खुशकिस्मत मुल्क में से एक है जहाँ नौजवानों की आबादी मुअम्मर लोगों से ज्यादा है। यानी हमारे पास अभी काम करने की जो वर्किंग सलाहियत है, जो हाथ है, बाजू है, वो बहुत मजबूत हैं। सिर्फ हमें डायरेक्शंस की प्रॉब्लम है, डायरेक्शंस की कमी है, जिसकी वजह से दुश्वारियां मौजूदा हुकूमत जिस तरह मैं रोजाना अखबार देखता हूँ और जिस तरह वजीर आजम, वजीर खारजा और दूसरे लोग मुस्तकिल पूरी दुनिया का दौरा कर रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक में मिल रहे हैं, डेलीगेशन जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो उससे साफ नजर आता है कि ये बिल्कुल समझे डिवोटेडली, रिलीजियसली इस बात को इन्होंने अपने लिए चैलेंज लिया है कि जो पाकिस्तान की गिरती हुई साख थी उसको दोबारा ये ऊपर ले आएंगे। और मैं समझता हूँ, अब मुझे यकीन है कि जो 1 से 1 साल से हम देख रहे हैं, उसके बाद हमें यकीन है कि पाकिस्तान में बहुत सारे जो हर्डल्स थे वो भी खत्म हो जाएंगे। दूसरे, जब हमारी इकानमी बेहतर होगी तो खुद जो लोकल इख्तलाफात हैं, आपस की जो शिकायत है वो भी कम हो जाएगी और हम एक समत की तरफ, तरक्की की तरफ बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सही फरमाया, एक सिमत की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। हमारा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हम देख रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीली पूरी दुनिया में एक जो हो रही है, ख़ास पाकिस्तान में भी उसमें जो है हम कह सकते हैं कोई कमी नहीं है, पाकिस्तान उसमें पीछे नहीं है। और अब मौसमियाती तब्दीली जब इम्पैक्ट कर रही है तो आप क्या समझती हैं आने वाले दिनों में जो एक IMF की शराइत भी तस्लीम कर ली गई हैं और कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा इसका? डेफिनेटली ग्लोबल वार्मिंग और जो सीजनल चेंजिंग है, जो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे नेशनल डिज़ास्टर्स आते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स, उनसे निपटने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें जो है करने की ज़रूरत है कि किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर से निपटने के लिए हमारी गवर्नमेंट पहले से प्रिपेयर्ड रहे। हम लोग अपने क्रॉप्स को बचा सकें, हम अपनी एग्रीकल्चर लैंड को बचा सकें ताकि हमारी उस पर इफेक्ट ना हो इकोनॉमी पे, क्योंकि पाकिस्तान इज़ एग्रीकल्चर लैंड, वी ऑल नो दैट, एंड अपनी टूरिज्म को भी हमने प्रमोट करना है। तो ये चीज़ें हमारे डेफिनेटली वेदर चेंज बहुत ज़्यादा प्रमोट इस तरह ही किया जा सकता है। डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट को इसके बारे में थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने की ज़रूरत है। हमें AI पे फोकस करना चाहिए। ऐसे हमारे इक्विपमेंट, रोबोटिक्स और AI से रिलेटेड चीज़ें जो अब हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की तरफ जाएं। हमारे बहुत सारे इक्विपमेंट जो है वो बिल्कुल आउटडेटेड हो चुकी है, जो हमें किसी भी तरह से सिक्योर नहीं कर सकती। आप समझते हैं थोड़ी इनोवेशन होनी चाहिए? इनोवेशन होनी चाहिए, थोड़ी मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, नए इक्विपमेंट को लॉन्च किया जाए। और UAE के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स हैं, ब्रदर रिलेशनशिप्स हैं, वहाँ पे हम अपना वर्क फोर्स लॉन्च करें, उसके लिए हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। हम वर्क फोर्स हमारी बहुत कंफर्टेबल रहती है जब वो GCC कंट्रीज़ में जाती है। सबकी ख्वाहिश होती है कि ज़्यादातर प्रेफरेंस के अगर कोई बाहर जाना चाहता है और अपना करियर परसू करना चाहता है तो वो इधर हम कह सकते हैं UAE या मिडिल ईस्ट के अंदर जाए। तो क्या एग्जांपल देंगी आप, क्या उनके लिए सजेस्ट करेंगी? कि हमारे पास टैलेंट की, हमारे पास एजुकेटेड यंगस्टर्स की कमी नहीं है। हमें उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मोल्ड करना चाहिए, बजाय इसके कि वो यहाँ पे जॉब सीख करें। दे शुड स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। उसके लिए गवर्नमेंट उनको प्रमोट करे, उनको सपोर्ट करे, ताकि वो खुद भी अर्निंग करें और अपने पास वो उनको इतनी उनके पास कैपेसिटी हो कि वो जॉब्स दे सकें, एम्प्लॉयमेंट दे सकें। तो UAE में भी अगर अपना करियर ओवरसीज बनाना चाहें हमें उसे आउटसोर्स करना चाहिए डेफिनेटली, अपने टैलेंट को। अच्छा, हम देख रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब की MD IMF से मुलाकात हुई है, और जब ये साइड लाइन्स में मुलाकातें होती हैं तो तमाम हम देख रहे हैं कि पहले भी हमारे लिए जो एक अच्छी बात ये थी कि IMF से हमारे जो रवाबित हैं वो बेहतर हो गए थे। इसके हवाले से क्या कहेंगी? आई वुड से कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टुवर्ड्स डिजिटल इकोनॉमी एंड दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। आई बिलीव कि पाकिस्तान अब डेवलपमेंट की तरफ स्टार्टअप कर रहा है। इट इज़ गोइंग टू द रोड ऑफ डेवलपिंग। हमने CPEC को देखा कि वो अपने सेकंड फेज़ में दाखिल हो चुका है। चाइना ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी।
تو پاکستان اور چائنا کے جو بائیلیٹرل ریلیشن شپس ہیں دے آر ویری ڈیپ، ویری ریلائبل فرینڈ چائنا اٹ از. اینڈ آئی ووڈ سے کہ اب کرپٹو ایرا جو ہے وہ پاکستان میں اسٹارٹ ہونے والا ہے. میں نے ابھی کچھ دن پہلے میں نے دیکھا تھا کہ the چینگ پینگ ہیز بین اپوائنٹڈ ایز اے اسٹریٹجک ایڈوائزر ٹو دی پاکستان کرپٹو کونسل. جی 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 تو یہ چیزیں ہمیں ان پہ فوکس دینے کی ضرورت ہے. رائٹ. اچھا، اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں اکانومی میں کافی چینج اوور آ رہے ہیں، نیکسٹ منتھ بجٹ بھی آ رہا ہے، پھر بڑی عید سے پہلے آ رہا ہے، اور کافی ساری جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. تو بزنس کمیونٹی کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ بزنس کمیونٹی کو ہی اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. بیسکلی ہمارے امپورٹ ایکسپورٹ کو ہم نے اس کو ایکسٹرا آرڈنری ابھی انکریز کروانا ہے، اس کو اس کی طرف لے کے جانا ہے. ابھی میں نے نوٹس کیا تھا پچھلے دنوں، میں نے اس میں ایک نیوز میں دیکھا کہ پی ایم صاحب نے 2.45 ٹریلین ریکور کیا ہے اس ایک سال کے اندر، ود ان 2 years. تو یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. کس طرح سے ریکور ہوا، کہاں سے ہوا، کیسے ہوا، دیٹ از اندر اسٹوری. بٹ IMF ڈیل ہیز بین بالکل بالکل، آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے. اور ہماری عوام نے صاحب از ویری کین کہ وہ اکانومی کے لیے کچھ کریں اور کچھ آنے والے دنوں میں جو ہمارے عوام کے اوپر بوجھ پڑا ہے، لیکن انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. عوام کو تو بلکہ ریلیف دیا ہے ہمارا. ابھی تو ہم نے بجلی کے ٹیرفز میں کمی دیکھی گئی ہے کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اس چیز کو، بالکل ان کی شرائط تسلیم کر لی ہیں. بالکل. اچھا، تھوڑا سا ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ نے موسمیاتی تبدیلی کا صحیح بتایا. آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے کتنی زیادہ ڈیفالٹ کے خطرات ہو گئے تھے، بارشیں ہو گئی تھی، ورسٹ موسم تھا. ابھی بہتری کے لیے جو پوری دنیا میں کام ہو رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کافی ہے؟ کیونکہ اگر ابھی جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے اوپر قابو پایا گیا ہے، پاکستان کی اکانومی تھوڑا سا اسٹیبلائز ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور یہ بھی انیشیٹو لیا گیا کہ موسمیاتی تبدیلی پہ جو شرائط ہیں وہ پاکستان نے اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا ہے. تو کتنا زیادہ ہمیں یہ ہیلپ فل ثابت ہوگا؟ دیکھیں، اس کے لیے پہلے سے اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے، پہلے سے پروز اینڈ کونز لینے کی ضرورت ہے، اور اس طرح سے ہماری کوئی پلاننگ کی جائے کہ بلوچستان کو سیکیور کرنا چاہیے اس اپ کمنگ ویدر چینج سے، کہ ان کو فلڈ سے ہمیں محفوظ رکھنا ہے. کیونکہ وہاں پہ جتنا بھی فریش فروٹ اینڈ ڈرائی فروٹ کی پروڈکشن ہے 80% وہ بلوچستان میں. ہمارے نیچرل ریسورسز بلوچستان میں ہیں، جو کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ مائن اینڈ منرلز، اس کا بھی ایک ابھی couple of weeks ago ایک ہمارے یہاں پہ کانفرنس ہوئی ہے، اور بہت زبردست ہوئی ہے. بہت سارے MOU سائن ہوئے ہیں. اب ان چیزوں پہ سے سینکشنز لفٹ کرنے چاہیے. ان چیزوں کی طرف نیچرل ریسورسز کو اب استعمال میں لانا چاہیے، تاکہ ہمیں اپنے ملک کے لیے IMF سے کسی طرح کا مطلب مزید کوئی لون لینے کی ضرورت نہ پڑے، ہمارے پر مزید کوئی بوجھ نہ پڑے. بڑی گہری نظر رہتی ہے ہمیشہ مائننگ اینڈ منرل سیکٹر کے اوپر. اس کے حوالے سے بتائیں کہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا، آپ نے اس کانفرنس کو بھی خود دیکھا. اب کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ مائننگ اینڈ منرل سیکٹر میں بڑا زبردست پوٹینشیل دکھائی دے رہا ہے؟ اینڈ تھینکس ٹو گورنمنٹ کہ انہوں نے اس چیز پہ فوکس کیا. ہماری یہ نیچرل ریسورسز اب تک انٹچ تھے، ان کو ہم را میں بھی اور ان کو پالشڈ فارم میں بھی ہم ان کو جتنا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. دس از اے ویری ہیوج ٹریجر وی ہیو آلریڈی بائی دا گریس آف گاڈ، کہ اس سے ہم 4 دفعہ اپنے کنٹری کا قرضہ اتار سکتے ہیں. اٹ از ورتھ $7 trillion, just in Balochistan. So it was the point I wanted to note down. wanted you to note down. Exactly. چلیں میں فاطمی صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گی. فاطمی صاحب کیا کہیں گے جب فائنانس منسٹر صاحب بھی ابھی US گئے ہوئے ہیں، اور یہ خاص کر جو ہم دیکھ رہے ہیں IMF MD سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، مزید اور بھی یقیناً جو بزنس کمیونٹی اور ڈفرینٹ جو ہے وہ ملاقاتیں ایکسپیکٹڈ ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آؤٹ کم ہوگا، اور خاص کر جو پاکستان میں ٹیرف کے حوالے سے جو ابھی ایک ہم کہہ سکتے ہیں ڈیوٹی کا جو ایک امپیکٹ ہوگا، یا پھر ہم پیرالل کرنے جا رہے ہیں، اس میں کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ پاکستان کتنا کامیاب ہو جائے گا؟ دیکھیے، میں یہ کہوں گا کہ موجودہ جو وزیر خزانہ ہے جناب محمد اورنگزیب صاحب، یہ ایکسٹراڈینری فائنانس کے ایکسپرٹ آدمی، اچھا ان کا کوئی صرف پاکستان سے نہیں بلکہ انٹرنیشنلی لون بن رہے ہیں، یعنی جانتا ہے پوری دنیا جانتی ہے، بس میں رہے ہیں، کام کیا ہے ورلڈ بینک اور ہر اداروں. تو ان کی اسی لیے جب ان سے بات چیت IMF سے بھی ہو رہی ہے تو وہ شیڈو جو پڑا ہوا تھا وہ کافی کم ہو گیا ہے، اور بات چیت میں کافی کانفیڈنس لیول صاف نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ. اب یہ واشنگٹن میں ہیں آلریڈی، یہ ورلڈ بینک سے بھی اس کے بھی ہیڈ سے مل چکے ہیں، آلریڈی IMF کے ہیڈ سے بھی مل چکے ہیں، اور اس کے علاوہ نہ صرف یہ مل چکے بلکہ وہاں جو سائڈ لائن پہ
मुलाकात हुई है वजीर खजाना ने, साफ सतह पे भी मुआहदे का तशक्कुर, तो इससे महसूस ये हो रहा है कि ही वेरी एक्टिव, मतलब एक एक चीज़ों पे नज़र रखे हुए हैं। और जो पायदार मुआशी इस्तेकाम जिसको कहते हैं, पायदार यानी सॉलिड इकनॉमिक रेवोल्यूशन कह लें या डेवलपमेंट कह लें या टारगेट अचीवमेंट कह लें, उसको यकीनी बनाने के लिए जो हुकूमत का आज़म या हुकूमत का जो इरादा है या हुकूमत का जो गोल है, उस आवाज़ को लेके वो अमेरिका गए हुए हैं। और ख़ास के इस जो मदनियात है यानी नेशनल से जो हमारे हैं जो निकल रहे हैं, उसके हवाले से भी वो अमेरिका के साथ ताउन करने के लिए प्रेशर यानी लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी बड़े कई लोगों से, अच्छे लोगों से मुलाकात की, जिसमें टैक्स, तवानाई, नजकारी, सरकारी इदारों की जानिब से असलाहत, सब पे जो ये हमारे वज़ीर आज़म साहब का जो मिशन है, ये सब इन्होंने वहाँ पहुँचाया IMF के सरबराह। तो मैं ये समझता हूँ कि ये विजिट और अभी वहाँ मौजूद है, शायद ये वहाँ जो हुकूमत अमेरिका है उसके जो नायब फाइनेंस के और इकोनॉमिक के, उनसे भी मुलाकात करने जा रहे हैं, और जिसमें ये बातचीत करेंगे ताकि बल्कि शायद मुलाकात करने जा रही, मुलाकात हो गई है शायद, यानी वो इसमें महकमा खजाना के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी रॉबर्ट कैपरोथ हैं, इनसे शायद मुलाकात हो गई, और उसमें उन्होंने इन बातों का दोबारा इशारा दिया है कि पाकिस्तान हर तरह से तैयार है कि अमेरिका और उसके जो ताल्लुकात हैं पिछले 70 साल से उसको मेंटेन किया जाए, और अमेरिका से जो जो चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें हासिल हो जाएं। पेरिस के हवाले से भी मैं समझता हूँ कि किसी न किसी हद तक का लास्ट बयान में आपने कहा ही था कि वाटर को इस तरह भी करना चाहते हैं कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर लें 1 अरब का, और इस तरह का, तो ये भी मेरा अपना ख्याल है कि वहाँ बैठ के जो काम हो रहा है, तो इससे साफ महसूस होता है कि काम हमारा बहुत मस्बत यानी पॉजिटिव। इसके अलावा उन्होंने मुलाकात की इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन से भी मुलाकात की, बेला शेख से, ये भी इम्पोर्टेंट मुलाकात, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, यही तो सारी चीज़ें हैं जिससे, यानी मैंने पहली बार महसूस किया कि मौजूदा हुकूमत ने 1 साल में इतने पॉजिटिव दौरे किए। एवरी विजिट यू कैन सी एवरी विजिट हैज सम रिजल्ट, यानी ये नहीं कि खाली दौरा करके आ गए सलाम दुआ करना, ना, एवरी, अगर आप उनकी ब्रीफिंग देख लें 2 दिन बाद आए, 3 दिन बाद आए, 4 दिन बाद, तो यू विल फाइंड समथिंग MOU साइन हो गया है या कोई मुआहदा तय आ गया या कोई अच्छी बात हो गई। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सही सम पे हम जा रहे हैं। बिल्कुल सही फरमाया फातमी साहब, बिल्कुल सही सिमत पे हम जा रहे हैं। अमारा साहिबा आइएगा, आपने जिक्र किया थोड़ा सा डिजिटलाइज होनी चाहिए इकॉनमी, हमें थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेड वे में चलना है। करेंसी या बिजनेसेस, इनको कैसे देखती हैं आप? और डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही है तो क्या सजेशंस है आपकी? मैंने आपसे अभी जिक्र किया कि SIFC को मैंने बहुत ज़्यादा इस पर पहले भी मैंने बात की, और अभी मैं कहती हूँ कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने और एम्फसाइज़ करने की ज़रूरत है। SIFC में सारी चीज़ें ही इंक्लूड होती हैं। हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर को हम प्रमोट कर सकते हैं। सुकूक के बारे में अगर मैं बात करूं तो इट इज़ इट इज़ नोन एज द शरिया कंप्लेंट स्ट्रक्चर, एंड अट्रैक्टिव रिटर्न इन्वेस्टमेंट इसमें पॉसिबल है, तो वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करेगा और उसको कॉन्फिडेंस देगा कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सके। हम लॉन्च करते ही हैं, हर साल लॉन्च होता है। बिल्कुल सही फरमाया हमारा अपने। वेल, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद रही, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। फातमी साहब भी हमारे साथ ओवर कॉल मौजूद है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डिटेल डिस्कशन जारी है, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। सेकंड सेगमेंट में आपको खुशामदीद कह रहे हैं। SIFC की मुआवनत से डिजिटल इकॉनमी के हवाले से बात करेंगे। एक नया बाब स्टार्ट होने वाला है, एक नया दौर स्टार्ट होने वाला है। डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटलाइजेशन नीड ऑफ द आवर है, और SIFC के थ्रू जितने भी इकदाम हुए, आपको याद होगा पिछले 2 साल के अंदर जितने भी इनिशिएटिव्स लिए गए वो तमाम कामयाबी के साथ फुलफिल हुए। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे हम, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा डिजिटलाइज वे में इकॉनमी को आगे लेके चलना। साथ साथ हम पहला इन्वेस्टमेंट सुकून बॉन्ड जारी
करने जा रहे हैं और ये कितना ज़्यादा इसका जो फैसला किया गया है इंटरनेशनली इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, आज हम बात करेंगे। और हम देख रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 9.38% का इजाफा देखा गया है। ये भी बहुत ज़्यादा खुशाइन बात है कि एक टेक्सटाइल सेक्टर में कितना ज़्यादा एक पोटेंशियल मौजूद है हमारे पास। हम ऑलरेडी देख रहे हैं $13 बिलियन से अबव इसका जो एक आउटपुट है वो तजावज़ कर चुका है। तो अब आने वाले दिनों में क्या होगा, और जो हमारे लिए कहते हैं ना ईयर ऑन ईयर और फिर आगे बढ़ते जाना, हर साल के लिए कोई न्यू पॉलिसी लेना, तो अब टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर भी एक रेवोल्यूशन आ रहा है और मजीद इसमें और सेक्टर्स ऐड ऑन हो जाएंगे जब एक्सपोर्ट के अंदर, तो क्या आउटकम होगा, आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। उड़ान पाकिस्तान इनोवेशन हब के सीजन 2 का हो चुका है, ये कितना ज़्यादा ऑप्टिमिज्म क्रिएट करेगा। उड़ान पाकिस्तान ऑलरेडी एक हम कह सकते हैं गेम चेंजर साबित हो रहा है जिसमें 5 E's को फोकस किया गया है और इन E's के हवाले से आज हम डिटेल डायसेक्शन करेंगे। मार्च में $1.2 अरब करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। ये एक फाइनली हम कह सकते हैं पॉजिटिविटी प्रिवेल करेगा। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियो, राहील नवाज सवाती साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द शो सवाती साहब। और क्या कहेंगे, सबसे पहले ये बताइए कि SIFC के हवाले से हम बात कर रहे हैं, डिजिटल इकोनॉमी की बात हो रही है, क्या लगता है आपको SIFC के इनिशिएटिव्स में ये एक मेन इनिशिएटिव ऐड ऑन हो रहा है? वालेकुम अस्सलाम और बहुत शुक्रिया आपका। आपने बात की पाकिस्तान की मईशत की और बिलखुसूस जो SIFC के इक़दामात हैं उनमें डिजिटलाइजेशन उसका क्या इम्पेक्ट है। आप ये देखें कि हमारी जो इकॉनमी है इसमें इस वक्त जो कमज़ोरियाँ हैं, जो खामियाँ हैं, उनमें से एक ये भी है कि हमारा बाहमी रब्त कोई बेहतर नहीं है इदारों के दरमियान भी, और उसके बाद हमारे पास जो आदाद व शुमार हैं वो भी उस तरह से मुयसर नहीं जैसे कि तरक्की याफ्ता ममालिक में होते हैं। तो हमारे पास आदाद व शुमार और रब्त के लिए डिजिटलाइजेशन ये बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ हम ये देखें कि जितने भी महकमे हैं सब में जो अब बात की जा रही है हुकूमत की जानिब से वो है ई-गवर्नेंस की, ये भी इसी से मुंसलिक एक बात है। तो सबसे पहले आदाद व शुमार के लिए और फिर जो इदारे हैं और ख़ास तौर पर जो प्राइवेट सेक्टर है, निजी शोबा, उसके साथ रवाबित के लिए डिजिटाइज़ करना तमाम निज़ाम को, ये तरक्की की इकाई है। जब तक हम ये ढांचा उसमें हम ये इस्लाहात नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो डिजिटलाइजेशन ये बुनियादी फ्रेमवर्क में रखा गया है ताकि हम अपनी मईशत की रफ्तार को तेज़ कर सकें, क्योंकि हमें अगर आपस में राब्ता अगर वही पुराने तरीक़ों से होगा तो वो अगर बहुत लेट हो जाएंगे, तो वो हफ्तों लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं। तो अब तो 1 क्लिक की दुनिया है, तो 1 क्लिक के लिए ये सबसे पहले ये रखा गया है। और हमें दुनिया के साथ कदम मिला के भी चलना है, तो दिस इज नेसेसरी कि हम अभी ये इनिशिएटिव फौरन ले लें और साथ कदम मिला के भी चलना है, और हमने उसको पीछे भी छोड़ना है दुनिया को। तो हमने इंशाल्लाह। चलें जी, एक 100 इंडेक्स अपडेट्स देखते चलते हैं। और आज आपको पता होगा कि मार्केट में वैसे ही एक स्टेगनेंट पोजीशन देखी गई है। सो लेट्स हैव अ लुक कि आज मार्केट में क्या पोजीशंस हैं। आपके साथ अपडेट्स शेयर कर रहे हैं हम स्क्रीन्स पर जी। ओपन हुई मार्केट 1,18,383.38 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई, वाओ, 1,19,217.19। जब मार्केट अपसाइड जाती है तो ऑलरेडी एक ऑप्टिमिज्म या ऑलरेडी हम कहते हैं ना कि सब तमाम चीज़ें अच्छी लगने लग जाती हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड कि आज मार्केट हायर साइड पे बहुत ज़बरदस्त पंच करती हुई दिखाई दी है। लोअर वाज 1,18,161.67 एंड फाइनली क्लोजर 1,18,430.35 और एक स्टेबल मार्केट दिखाई दे रही है। एक फ्लैट नोट है 46.97 का इजाफा, जो कि एक हम कह सकते हैं फ्लैट नोट है बट कंसोलिडेटेड पोजीशन। कमोडिटीज़ भी देखते चलते हैं अगर हमारे पास अपडेट्स मौजूद हों। सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 3,60,676 रुपीज़, ऑल टाइम हाई गोल्ड पर तोला प्राइस दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये अपवर्ड पोजीशन डेली बेसिस पे दिखाई दे रही है। गोल्ड पर 10 ग्राम 3,09,550 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस $3,422.86। इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं हायर साइड पे अभी मार्केट में गोल्ड दिखाई दे रहा है। ऑयल WTI पर बैरल $64.14, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $67.06। आज की पोजीशंस में हम कमोडिटीज़ भी देख चुके हैं, मार्केट अपडेट्स भी देख चुके हैं। हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली गोल्ड बूम करते हुए दिखाई दे रहा है। सवाती साहब यहाँ मौजूद हैं। सवाती साहब बताइएगा गोल्ड का क्या इम्पैक्ट है? अभी डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं प्राइस भी शूट कर रही हैं, लोगों को क्या करना चाहिए? यानी कि
समटाइम्स दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि ये ना हो गोल्ड बढ़ जाए तो हम इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर दें. सेविंग पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए? देखिए इसमें अभी आपने इससे पहले जो है ना हमारे स्टॉक्स के रेट्स दिखाए इस जी. वक्त, ठीक है ना जी, आपने दिखाया कितने पॉइंट्स पे. दूसरी अभी आपने बात की गोल्ड की. Commodity तो है, ये जी. जो कमोडिटीज़ में आप देखें कि गोल्ड की तरफ जो लोग जा रहे हैं, एक अनसर्टेनिटी है. आप देखें कि इंटरनेशनली पूरी दुनिया की मीशत में ख़ास तौर पर जब से अमेरिका ने ये टैरिफ में इजाफा किया उसके बाद से. लेकिन अगर हम एक जो इंटरनेशनल जो सेंटिमेंट्स हैं वो एक अलग है. हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में आप ये देखें कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो निस्बतन बेहतर जा रही है. और उसमें अगर एक मैं बात आपको, बिल्कुल 100% से अबव उसका इंक्रीज हुआ है. जी बिल्कुल. और आप उसमें ये देखें कि आप अगर पिछले कुछ महीनों की बात देखें तो उसमें अगर हमारे जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है किसी वक्त अगर वो मार्केट से निकला भी है तो अब जो हमारे यहाँ अच्छी बात ये हो रही है कि जो आम पाकिस्तानी है बहुत छोटे छोटे जो वो शेयर्स ले रही है, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है. अब हम ये देख रहे हैं कि अवामुन्नास में ये फहम आ रही है कि उन्होंने अपनी सेविंग्स को किस तरफ लेकर जाना है. तो अभी बावजूद इसके कि एक मौके पर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने स्टॉक मार्केट में से हमारा अपना हिस्सा निकाला, लेकिन उस पर फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा कि यहाँ पर हमारा जो आम पाकिस्तानी है अब वो इस चीज़ को समझ भी रहा है और इस जानिब आ कॉन्फिडेंस रहा है. बिल्डअप हो रहा है. और ये आपको बताते चलें कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को उनका अमाउंट रिपैट्रिएट एक प्रॉपर वे में किया गया है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है. बिल्कुल सही फरमाया आपने राहील साहब. मैं आपसे पूछूंगी उड़ान इनोवेशन के हवाले से सीज़न 2 का इफ्तिताह हो गया है, क्या होगा इसके अंदर? क्योंकि फर्स्ट सीज़न के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें थी, 5 E's पे फोकस किया गया था. अब सेकंड सीज़न के अंदर क्या होगा? देखिए अब जो हमारी हुकूमत का जो हदफ है वो ये है कि आइंदा 10 साल में जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उनको 100 अरब डॉलर तक ले जाना है. मौजूदा अगर हम ये देखिए 31-32 अरब डॉलर जो है वो होती हैं, लेकिन अब ये प्लान है कि हमने उड़ते हुए हमने अपनी मीशत को उड़ान भरवाते हुए हमने 100 अरब डॉलर की तरफ जाना है. अब उस हवाले से जो है अब जाना ही चाहिए. हम जब इतना ज़्यादा एक कहते हैं ना इनिशिएटिव ले रही है गवर्नमेंट या बिजनेस कम्युनिटी इतना एफर्ट कर रही है, इतना पोटेंशियल मौजूद है, तो ये आपको लगता है ना कि इजीली हो जाएगा? देखिए मेरे और आपके कहने से नहीं हो रहा. आप आदाद शुमार देख लें, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं. तो उसमें अगर हम देखें तो अब जो अहदाफ है ख़ासतौर पर जो वज़ीर मनसूबा बंदी हैं एहसन इकबाल साहब, ये बहुत इस पर काम भी करें दीगर तमाम वजारतों के साथ. तो अब उसमें ये है कि हमने किस शोबे में हमारा तिजारती हदफ क्या होगा, हमारी एक्सपोर्ट्स क्या होंगी, उस शोबे को उतनी एक्सपोर्ट्स तक ले जाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं. उस हवाले से फंडिंग भी की जा रही है. और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसकी सबसे पहले आदाद शुमार की डाटा की ज़रूरत होती है. इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन के बाद फिर डाटा हम इकट्ठा करते हैं और फिर उस डाटा की बुनियाद पर हम तयन करते हैं कि हमने किस सेक्टर में कितनी ग्रोथ हासिल करनी है. और उस हवाले से अब जो है मनसूबा बंदी की गई है उन सेक्टर्स के आदाद शुमार के लिए कि हम अब देखें, हम टेक्सटाइल की बात करें, टेक्सटाइल में हम आगे जा रहे हैं. बहुत से ऐसे शोबाजात हैं कि जिनमें हम आगे जा रहे हैं. अब दीगर उन शोबाजात में कि जिनमें इससे पहले हमारी तवज्जो कम रही है हम उनकी जानिब जा रहे हैं, जिसमें अब देखें कि ब्लू इकॉनमी है. हम ब्लू इकॉनमी में हमारी उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं रही, पहले नहीं रही थी. अब हम ब्लू इकॉनमी को अपना बेहतर कर रहे हैं. आप इसके साथ साथ देखें कि माइंस एंड मिनरल्स अभी हाल ही में जिस तरीके से जो कॉन्फ्रेंस हुई है, हम उन शोबाजात की तरफ जा रहे हैं. हम अपनी तिजारत को, जो हमारी बहरी तिजारत है, उसको हम जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम कर रहे हैं. तो ये तमाम उमूर, काफ़ी अग्रीमेंट्स भी हुए हैं, काफ़ी हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट भी आई है मर्स्क कंपनी से, और काफ़ी बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए हैं जो कि सिर्फ ब्लू इकॉनमी में हमारे मरीन लाइफ में जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं. जी बिल्कुल ऐसा ही है. और आप ये देखें कि अब आपके पास खबरें होती हैं कि कोई वफूद आया, हमारे वज़ीर आज़म बाहर गए. ये एक तसलसल है. और तसलसल क्या है कि जब दुनिया का आप पर एतमाद बढ़ता है, जब वो आपके साथ काम करने के लिए उसकी दिलचस्पी होती है, तो ये सिलसिला तेज़ होता है. और उसी के नतीजे हैं कि आप देखें MOUs भी हो रहे हैं, एग्रीमेंट्स भी हो रहे हैं, और हर शोबे में हम उड़ान पाकिस्तान की जानिब आगे बढ़ रहे हैं. और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है. आप आदाद शुमार कोई भी उठा कर देख लें, हमारे मकामी इदारे हो या इंटरनेशनल जो इदारे हैं, आप उनके आदाद शुमार देख सकते हैं. चीनी कंपनी की चेयरमैन गैलेक्सी स्पेस जोमिंग वफ्द की जो है क़यादत में जो है मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब से. इसके हवाले से मैं चाहती हूँ थोड़ा बैकग्राउंड हमारे व्यूअर्स को बताइए. देखिए ये भी बैकग्राउंड उसी तरह से है कि हमने जिन शोबों को इससे कबल नज़रअंदाज किया, अब हम उन शोबों को ख़ास तवज्जो दे रहे हैं. अब स्पेस टेक्नोलॉजी में हम बहुत पीछे हैं. इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम ना बताएं, क्योंकि हमारी तरक्की कम हुई है. अब स्पेस टेक्नोलॉजी और हम कर सकते हैं आगे, बहुत कुछ कर सकते हैं. तो अब ये जो मुलाकात हुई है, ये हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी को मज़ीद तेज़ रफ्तार करने के लिए, उसमें जिद्दत लाने के लिए. चूँकि देखिए अब जो स्पेस टेक्नोलॉजी की बात है, सैटेलाइट के ज़रिए से हम अपनी पूरे पाकिस्तान की तमाम तर जो ज़मीन मौजूद है, ऑन शोर ऑफ शोर, हम उनमें क्या कुछ है हम उसका वो
ڈیٹا حاصل کر سکتے ہیں، یہ اسپیس ٹیکنالوجی کی بدولت ہوگا. ہمارے ہاں زرعی زمین کتنی ہے، ہم اس میں تعمیرات کے لیے کتنی زمین استعمال کر سکتے ہیں، معدنیات کہاں پر موجود ہیں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اب سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی بات ہو رہی ہے، تو سیٹلائٹ انٹرنیٹ جب اگر موجود ہوتا ہے تو آپ کی کوئی کہہ سکتے ہیں کہ زمین کا کوئی 1 انچ بھی انٹرنیٹ کے بغیر نہیں رہتا ہے. اور وہ علاقے جو دور دراز ہے، نیٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہے، وہاں پر لوگ جو موجود لوگ ہیں سم ٹائمز ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمارا نیٹ نہیں چل رہا ہوتا، وہاں پہ ریچیبل نہیں ہوتا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی مسئلے سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. جی بالکل. اور اس طریقے سے دیگر تمام شعبہ جات میں آپ بینکنگ سیکٹر لے لیں، آپ ایگریکلچر لے لیں، آپ انڈسٹری لے لیں، آپ جو ہمارے ماحولیاتی آلودگی کے مسائل ہیں، یہ سب کچھ اگر اسپیس ٹیکنالوجی میں ہم آگے بڑھیں، ہمارے ہر شعبے کے لیے سیٹلائٹس ہوں بنائے جائیں، تو آپ یقین کریں کہ ہر شعبے میں بہترین نگرانی ہو، اعداد و شمار ہمارے پاس موجود ہو، ہاں اسی بنیاد پر منصوبہ بندی کر کے ہم آگے بڑھتے رہیں. تو یہ اس کی ایک کڑی ہے جس کی جو ملاقات ہوئی ہے، ہم اس جانب بھی آگے جا رہے ہیں. تو ان شعبہ جات کو جو اس سے پہلے ہم نظر انداز کرتے رہے، اب ہم ان کو بھرپور توجہ دے رہے ہیں. اچھا، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کی بات کر رہے ہیں ہم، کیسا لگ رہا ہے؟ منتھ آن منتھ بیسس پہ ریکارڈ ہوا ہے. ابھی عید سیزن تھا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کا بھی ایک امپیکٹ تھا $4 بلین سے ابو. نیکسٹ منتھ بھی پتہ چل جائے گا ہمارے پاس کتنے نمبرز آ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر بڑی عید آ رہی ہے، پھر ہمارے پاس ایک سرپلس کے چانسز مزید بڑھ جاتے ہیں. اوورسیز پاکستانی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کیسے ریمیٹنسز بھیجنے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں آفیشیل چینلز کیسے یوز کرنے ہیں. تو کیسا لگ رہا ہے ہمارے پاس فائنلی ہمارا ایک ڈسپلن مینج ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہی وہ چیز ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ہر شعبے کا پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے. اور یہ صرف مارچ کے مہینے میں کسی ایک مہینے میں $1.2 ارب کا جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس، یہ بڑی اہم بات ہے. اور پھر یہ وہی ہے کہ اعداد و شمار ہیں، یہ کسی کے کہنے سے نہیں ہوئے. اور اس میں اگر اب تک ہم دیکھیں تو مارچ تک مجموعی جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے وہ $1.9 بلین ہے، اور صرف ایک مہینے کا $1.2 بلین ہے. تو یہ دیکھیں، اور مارچ میں ہم نے دیکھا کہ $4.1 ارب کی ہمیں جو ہے ترسیلات زر جو موصول ہوئی، یہ اسی کا نتیجہ ہے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا اس سال کا جو ہدف تھا سالانہ ترسیلات زر کا، وہ $36 ارب کا رکھا تھا. اب ہم نے ان کو بڑھا کر $38 ارب کا کر دیا ہے. یہ بھی فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری ہوگا، فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری ہے. تو ہم آگے جا رہے ہیں، تو یہ اس کی نشانیاں ہیں. بالکل گڈ نیوز سے بھرپور ہم نے ڈسکشن کی ہے. ویل فوریکس ریٹس دیکھتے چلتے ہیں آج کی مارکیٹ میں کیا اپڈیٹس ہمارے پاس موجود ہیں. جی سب سے پہلے یورو بائنگ رہی 323.84 کے لیول پر، سیلنگ واز 324.41. یو کے پاؤنڈ بائنگ رہی 376.33، لوور واز 377 روپیز. US ڈالر بائنگ رہی 280.75، سیلنگ واز 281.32. اینڈ لاسٹلی چائنیز یون بائنگ رہی 38.55، سیلنگ واز 38.62 روپیز. نیکسٹلی جی سی سی کرنسی اپڈیٹس میں سب سے پہلے بائنگ رہی سعودی ریال میں 74.83 کے لیول پر، سیلنگ واز 74.97. یو اے درہم بائنگ ایٹ 76.97، سیلنگ واز 77.11. عمانی ریال بائنگ رہی 723.79، سیلنگ واز 725.16. اینڈ لاسٹلی کویتی دینار بائنگ رہی 917.36، سیلنگ واز 919 روپیز. ہائر سائڈ پہ کویتی دینار دکھائی دے رہے ہیں. کرنسی ریٹس آپ دیکھ چکے ہیں. ویل راہیل سواتی صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، کافی ڈیٹیل انالیسز. اور ہم دیکھ رہے ہیں کچھ نئی خبروں کے ساتھ کل آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، اور اکانومی کے حوالے سے پرسپیکٹو ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو